सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इतनी गर्मी है कि धूप में खड़ा होना बहुत मुश्किल है और जिस कड़ी गर्मी में जिस तरह का प्यार आप लोगों ने दिखाया है, मैं इस प्यार को जीवन भर नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। साथियों से आग्रह करूंगा कि अगर वो थोड़ी सी मदद करा देंगे व्यवस्था बनाने में, ये वाली पंक्तियां सामने वाली, तो फिर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब आप लोग खड़े रहोगे तो जो पीछे वाले हैं वो परेशान बेचैन हो जाएंगे कि हम भाई को कहां से देखें। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप कृपया करके बैठ जाएं, जिससे पीछे जो साथी है मैं उनको देख पाऊं और वो मुझे देख पाएं। क्योंकि मैं रोज रोज लखीमपुर खीरी आता नहीं हूं और उनको भी घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी काम धाम करना पड़ता है, तो वो भी बेचारे रोज रोज रैलियों में जा नहीं पाते हैं। इसलिए अगर आप लोग थोड़ी सी व्यवस्था बना दोगे तो फिर बहुत व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। प्यारे साथियों, सर्वप्रथम मैं, क्योंकि सम्राट अशोक जी की जयंती के अवसर पर हमने ये कार्यक्रम अपने साथियों के साथ चर्चा करके तय किया था कि हम अपने महापुरुषों की जयंती पर बड़े आयोजन करेंगे। इसी कारण से ये कार्यक्रम लखीमपुर खीरी में रखा गया। सर्वप्रथम मैं सम्राट अशोक जी को, जो एक ऐसे नायक, ऐसे योद्धा, एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट जिनका डंका पूरे एशिया में बजता था, आगे ना जाओ, उन सम्राट अशोक जी को अपने प्यारे श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। ऐसे तो सभी लोग नहीं आ जाएंगे और उनकी जयंती पे आप सब लोगों को बधाई देता हूं। यहां इस कार्यक्रम को करवा रहे भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी, सौरभ किशोर जी, इमरान खान जी, श्री कृष्ण जाटव जी, यशवंत मौर्य जी, काम यही करने आया यार, तुम अभी बात नहीं। लाखन सिंह चक जी, अनीस गाजी जी, अरविंद राजवंशी जी, अमित गौतम जी, बहन कामना जगन्नाथ जी, प्रतिमा चक जी, डॉक्टर संतोष जी, विजय सिंह जी, रोहित चौधरी जी, विष्णु चौधरी जी, सोहेल खान जी, हरदीप सिंह जी, मोहम्मद आकिब जी, भाई कुलदीप भार्गव जी, अजय गौतम जी, एडवोकेट सफीक जी, सुनील चौधरी, दाताराम वर्मा जी, दयाराम मौर्य जी, डॉक्टर निसार जी, शिव कुमार वर्मा जी, ओम प्रकाश मौर्य जी, एडवोकेट रामेंद्र वर्मा जी, तुलसीराम वर्मा जी, रामचंद्र गौतम जी, श्री पाल सिंह जी, रोहित गौतम, राहुल गौतम जी, रविकांत गौतम जी, सुषमा राज जी, जगमोहन जी, मुझसे पहले अपनी बात को रख रहे रामेश्वर पवन जी, भाई शेरबाज जी, ओमपाल जी, पूर्व विधायक जो हमसे पहले यहां अपनी बात रख के गए, मैं उनको भी और सबसे ज्यादा बधाई मैं एक एक कार्यकर्ता भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को देना चाहता हूं। इसलिए देना चाहता हूं कि इस गर्मी में तो बड़े बड़े पेड़ पौधे मुरझा जा रहे हैं, लेकिन इस गर्मी में भी आपकी चेहरे की चमक और पसीना बता रहा है कि आपने जो ठाना है
वो 2027 में कामयाब होगा। मैं यहां बड़ी संख्या में पहुंची मेरी माओ बहनों को भी, छोटी बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और दिल से उनका स्वागत भी करना चाहता हूं। जो मेरी बहनें और हमारी बच्चियां और हमारी मां यहां बैठी हैं, हमारे वॉलंटियर फोर्स के साथियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो वॉलंटियर बहनें आज हमारी हैं यहां, जो नीली और सफेद साड़ी पहनकर जो मोर्चा संभाले हुए सारी वॉलंटियर बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं पुलिस के भाइयों का और हमारी पुलिस की बहनों का कि वो भी बहुत मजबूती से मोर्चा लेके गर्मी में अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही है। सांस्कृतिक विरासत हमें सौंपी है और साथ साथ गुलाम भारत में और आजाद भारत में इस देश के कमजोरों को, महिलाओं को, वंचितों को, शोषितों को जगाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महामना रामस्वरूप वर्मा जी, चौधरी महाराज सिंह भारती जी, सर छोटू राम जी, बाबू श्रीदयाल चौरसिया जी, परमानंद लोधी जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जननायक कपूरी ठाकुर जी, रामजी संतू जी लाड, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी, मां सावित्रीबाई फूले जी, मां अवंतिकाबाई लोधी जी, मां झलकारीबाई कोरी जी, मां अहिल्याबाई होलकर जी, उन तमाम वीरांगनाओं को, देश के वीर अमर शहीदों को जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उन सबको नमन करता हूं। और नमन इसलिए कर रहा हूं कि जब भी आप उनको पढ़ोगे, उनका जीवन देखोगे, उनका संघर्ष देखोगे, मैं गारंटी से कहता हूं कि आप भी मेरी तरह सो नहीं पाओगे। मेरे लोगों, मेरी बात को आप याद रखना। मैं उस बच्ची को भी याद करता हूं जो 7 साल की, जिसको गुलदार उठा ले गया, सिमरन को, उसके परिवार के लिए भी अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उस परिवार को उनका दुख बांटने का प्रयास करता हूं। मैं अग्निवीर के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं लखीमपुर के लाल इंद्रजीत गुप्ता जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने अभी अभी शहादत दी है। प्यारे साथियों, आज लखीमपुर की इस क्रांतिकारी धरा पर जब मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है और आप इतनी बड़ी संख्या में अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, तो अगले 40, 50, 60 मिनट मैं आपसे अपने दिल की बात रखूंगा और मैं आशा उम्मीद करूंगा नौजवानों से, मेरी माओं से, बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, इस मंच पर बैठे हर एक व्यक्ति से कि वो आज के बाद, यहां से जाने के बाद चैन से नहीं बैठेगा, वो गुलामी को समझेगा और गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए संघर्ष करेगा। प्यारे साथियों, मैं यहां के प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने कल रात तमाम हाय हल्ला होने के बाद हमें परमिशन दी। मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि वो सत्ता के आगे इतने नतमस्तक है कि जो रैली कल होने वाली है उसकी परमिशन को रात को 7 बजे तक दबा के रखते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं उन तमाम अधिकारियों को ये कहना चाहता हूं कि हमेशा आजाद समाज पार्टी हालात में नहीं रहेगी। मेरी बात को आप याद रखना।
और हमेशा जिनको जो आज आपके दफ्तरों में परमिशन लेके आंख में आंसू लेके घूम रहे हैं कि हमें परमिशन दे दो, वो भी हमेशा इस हालात में नहीं रहेंगे। एक दिन आएगा कि जब उनकी गाड़ी रुका करेगी तो आप उनके सम्मान में अपने दफ्तर के बाहर खड़े हुआ करोगे। मेरी बात को अभी याद रखें। प्यारे साथियों, हालात बदल जाएंगे, माहौल बदल जाएगा। अगर आप बदल जाओ और बदलाव की ठान लो तो उत्तर प्रदेश का मिजाज बदल जाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। मैं आज सुबह शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी से मिला। जब मैं उनसे मिला तो मुझे महसूस हुआ कि नौजवानों में कितनी शक्ति है। यहां बैठे हर एक नौजवान को मैं कहना चाहता हूं, जब मैं सुबह उनसे बात कर रहा था, एक क्रांतिकारी दूत मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए 24 साल से कम उम्र में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो मैं सोच रहा था कि ये जो तमाम लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद से तो नौजवान जुड़ा हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं, जब 24 साल का नौजवान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए अपने प्राणों का हंसते हंसते बलिदान दे सकता है, तो ये जो युवा यहां खड़ा है नौजवान, अगर ये ठान ले तो 2027 में मुख्यमंत्री जी का बोरी बिस्तरा भी बांध सकता है। इस बात का भी मुझे भरोसा है। और मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की तानाशाही सत्ता से कि जुल्म जाति अन्याय अत्याचार की बेड़ी कटेगी। नौजवान अंगड़ाई ले रहा है और वो अपने ऊपर हुए के जुल्म का हिसाब 2027 में वोट के आधार पर करेगा। मेरी बात का ध्यान रखें। प्यारे साथियों, मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की इन 2 लाइनों से आज की बात की शुरुआत करूंगा। इन त्रासदियों को अभी न जाने कितनी सदियों तक सहना है। इन त्रासदियों को अभी न जाने कितनी सदियों तक सहना है। हौसला रखिए, वे तुम्हें जीने नहीं देंगे और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। मेरी बात का प्यारे साथियों, जब आप घर से मोटरसाइकिल पे, 4 पहिए की गाड़ी पे, पैदल जब घर से निकले होंगे इस उम्मीद से कि हमें रैली में जाके कार्यक्रम को सफल बनाना है, आपके मन में जो भाव है उन भाव का कोई तोड़ नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अब तो हम पे जिम्मेदारी है कि जो वादा हम आज आपसे करेंगे, मैं गारंटी देके कहता हूं, राजकाज बनने दीजिए। साल भर बाद एक एक बात को चेक कीजिएगा पॉइंट के साथ, जो वादा आपने करेंगे उसको पूरा करके देंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मैं आज की बात यहां से शुरू करूंगा कि ये देश जब अंग्रेजों के अधीन था, और अंग्रेज वही नहीं होते जिनको आप टीवी में देखते हैं। आज भी अंग्रेजों जैसा व्यवहार इस देश के किसानों, मजदूरों, गरीबों, बच्चों, बच्चियों, तमाम वंचित वर्गों के साथ किया जा रहा है। आपको याद है, मैं लखीमपुर एक बार पहले भी आया था। याद है नहीं याद है बताओ, कहां आया था? तिगुनिया,
कैसे जब सीतापुर से भी पहले पुलिस ने मुझे रोककर वापस कर दिया, तो पुलिस के भाइयों का सम्मान रखते हुए 7 घंटे मोटरसाइकिल की यात्रा करके हम लोग तिगुनिया पहुंचे थे। और क्यों पहुंचे थे? क्योंकि वहां किसानों के साथ अन्याय हुआ था। गाड़ियों के पहियों के नीचे मेरे किसान परिवारों को रोन दिया गया था। मेरे आज भी याद है, मैं उन शहीद किसानों को भी उनकी शहादत पे नमन करता हूं जिन किसानों ने बलिदान दिया। वो टायर किसानों के ऊपर नहीं चढ़ा था, वो हर एक किसान मजदूर के घर पे, उसकी फसल पे, उसके सम्मान पे चढ़ा था। प्यारे साथियों, उन किसान भाइयों को न्याय दिलाने के लिए मैं और मेरे साथी 10-12 मोटरसाइकिल लेके 7 घंटे का सफर करके पहुंचे थे। और आपको याद होगा, मैं बधाई देता हूं आपको कि ऐसे गुंडों को आपने उनकी शक्ति छीन के सत्ता से बाहर करने का काम बहुत मजबूती से किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लोकतंत्र की शक्ति उनको दिखाई कि अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो दोबारा लोकसभा की चौखट नहीं देख पाएगा। मैं आपको बधाई देता हूं, आपने बहुत मजबूत काम किया। प्यारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर 1930 में बात कहते हैं कि हमारे दुखों को हमारे सिवाय कोई और नहीं मिटा सकता है। हम भी इन्हें तब तक नहीं मिटा सकते जब तक राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में नहीं होगी। मेरी बात पे गौर करो। लोकतंत्र से पहले बाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुर्जर, यादव, लोधी, विश्वकर्मा, सैन, तमाम वंचित वर्गों के बच्चों को अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। 1935 से पहले किसी सरकारी पद पे जाने का अधिकार भारत के अंदर नहीं था। 1935 का जो एक्ट बना, और ऐसे नहीं बना एक्ट जिन्होंने नहीं सुना हो, नहीं जाना हो, वो भी जान लो। एक कमेरी मां की कोख से जन्म लिया चंद्रशेखर आजाद आज यहां लखीमपुर खीरी में आपको जनवाने आया है कि लोकतंत्र आने के बाद क्या बदलाव हुए मेरे लोग। तो मेरे प्यारे साथियों, 1928 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी महासभा के बैनर तले मेमोरेंडम दिया कि देश में अछूतों के, शूद्रों के हालात बड़े खराब हैं, अंग्रेजों को हमारे बारे में सोचना चाहिए। उनकी मेमोरेंडम पे साइमन कमीशन भारत आया। नौजवानों को पढ़ना होगा, अगर लड़ना है तो पढ़ना होगा, और अगर जीतना है तो पढ़ के संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे नौजवान साथियों, 1929 में साइमन कमीशन ने जो सर्वे किया, 1929 में जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता, उसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता। लड़ने मरने से अच्छा है लड़ो, लड़ो, और तब तक लड़ो तब तक आप क्या तो हार ना जाओ या जीत ना जाओ, तब तक लड़ो। 1930 में साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी, और 1930 में ही गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर ने कमजोरों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए
गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उनके अधिकारों के लिए मांग उठाई। और मुझे बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि महात्मा गांधी, जिनको देश ने राष्ट्रपिता बाद में माना, महात्मा गांधी उस समय कमजोरों के अधिकारों के खिलाफ खड़े हुए। ये बड़े तकलीफ की बात है, देश नहीं जानता है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है, उनके द्वारा जो लिखा गया है, उसको पढ़ के हमें जानकारी है कि कौन कहां खड़ा। प्यारे साथियों, 30 में हुई, 31 में हुई, 32 में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस। 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद पूना पैक्ट हुआ और 1935 का एक्ट बना। उस एक्ट में पहली बार तय हुआ कि भारत के लोग भी सरकारी सेवा में क्लास 1 यानी कि सिविल सेवा में भागीदारी कर पाएंगे, हिस्सा बन पाएंगे। 1935 में पहली बार। प्यारे साथियों, आजादी मांगने से नहीं मिली, आजादी भीख नहीं है, आजादी करोड़ों लोगों के संघर्ष से जो शक्ति पैदा हुई, उस शक्ति का परिणाम है आजादी। प्यारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हर एक व्यक्ति को, बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। 1935 तक इस देश के पैसे वाले, पूंजीपति, व्यापारी, राजशाही परिवार के लोग, जमींदार, बड़े बड़े टैक्स देने वाले, बहुत पढ़े लिखे लोग वोट करते थे, जिनकी सारी संख्या 10% थी देश की आबादी। कितने परसेंट? जोर से बताओ, कितने परसेंट? 10%, यानी कि 100 लोग अगर थे तो 10 लोग कुर्सी पे बैठते थे और उनका फैसला भी 10% लोग करते थे। 90% लोग ना कुर्सी पे बैठते थे, ना कुर्सी पे बैठने का फैसला करते थे। और मेरी बहनों को जानना चाहिए, पुलिस की बहनें जो आज यहां खड़ी है, उनको भी जानना चाहिए कि उन 10% में एक भी महिला नहीं थी, किसी भी जाति की और किसी भी धर्म, न वोट देने वाली, न चुनाव लड़ने वाली एक भी महिला नहीं थी। SC/ST छोड़िए, OBC छोड़िए, अपर कास्ट जिनको तथागत प्रकाश कहा जाता, सामान्य जाति जिनको कहा जाता है, नॉन SC/ST OBC जिनको कहा जाता है, उन वर्गों की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, सिख महिलाएं, जैन महिलाएं भी वोट ना करती थी, ना चुनाव लड़ सकती थी। ये तो भला हो बाबा साहब अम्बेडकर का कि देश के संविधान में महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति महिलाएं बनी, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत बनी। आज अगर दरोगा बनी है, CO बनी है, इंस्पेक्टर बनी है, SSP बनी है, और जहां तक मुझे आइडिया है, इस जिले की SSP शायद कोई बहन है, कोई महिला इस जिले की SSP आई थी, ख्याति गर्ग। अगर IAS IPS बनी, अगर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बनी, अगर पायलट बनी, इंजीनियर बनी, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष की वजह से बनी, किसी आशीर्वाद की वजह से नहीं। तो प्यारे साथियों, ये जो वोट का अधिकार आपको दिलाया था, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। अगर ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये बड़े बड़े महलों वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े बंगलों वाले, बड़े बड़े कुर्तों वाले, ये अमीर लोग कभी आपकी बस्तियों में पैर नहीं रखते। मेरे लोगों, आज तो चुनाव के समय आप कैसे सर करते हैं, कहते हैं मेरी चाची हो, मेरी ताई हो, मेरी माँ हो, मेरी भाभी हो, मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो, और कहते हैं कि हमारे सर पे हाथ रख दो, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये अगर ताकत बनी है, जिन मोहल्लों में जाने के लिए गाड़ी का रास्ता नहीं है मेरे लोगों, जिन मोहल्लों में गंदगी है, नालियां साफ नहीं है, सीवर साफ पानी नहीं बाहर निकल पाता, निकासी की व्यवस्था नहीं है, जहां झोपड़ियां है,
जहां टूटे हुए मकान है बिना प्लस्तर के, जहां गरीब माएं आंसू बहा रही है कि कब उनका जीवन बदलेगा, जहां मेरी बहनें इंतजार कर रही है कि उनकी किस्मत कैसे बदलेगी, उन बस्तियों में अगर आज कोई जाता है, कहता है ताऊ जी, चाचा जी, भैया जी, सर पे हाथ रख दो, चाय पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, अपने घर का खाना खिला दो, नमस्ते करता है, सलाम करता है, ईद मनाने की बात करता है, दिवाली होली मनाने की बात करता है, तो ये इस वजह से करता है कि आपकी उंगली में वो ताकत है, जिसको चाहो कुर्सी पे बिठा दो और जिसको चाहे जमीन पे पटक दो। ये बाबा साहब अम्बेडकर। मेरे लोगों सोच के देखो, अगर ये वोट का अधिकार चला जाए आपसे, जिस गांव में जिसपे वोट नहीं होती, कोई छोटा चुनाव देख लेना प्रधानी का, उसके दरवाजे पे कोई नहीं जाता है। जाता है क्या? बताओ जोर से, जाता है क्या? आपके घर अगर कोई मेहमान आ जाए जिसकी वोट ना हो, क्या उसके भी कोई ऐसे ही पैर पकड़ता है क्या? क्यों नहीं पकड़ता? क्योंकि उस पर वोट। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा हथियार आपको दिया है, ऐसा हथियार दिया है कि ये करोड़ों रुपए से कीमती है मेरे लोगों। 5 किलो राशन पे, चंद पैसों पे, शराब पे भावनात्मक होके अगर आप अपने वोट को किसी को दे देते हो, तो आप अपने लिए खाई खोद लेते हो। वोट दो धारी तलवार है। अपने व्यक्ति को दिया जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, तो उसको ताकत मिलेगी, उसको ताकत मिलेगी, तो वो ताकत आपकी होगी। और गलती से कहीं किसी की बातों में आके किसी गलत आदमी को दे दिया, उसको ताकत मिलेगी, उसको ताकत मिलेगी, तो आपके बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार को खत्म करके आपको अपंग बना देगा। मेरी बात को अभी आज जो धर्म के नाम पे वोट दे रहे हो, धर्म के नाम पे बेवकूफ बन रहे हो, जो धर्म के ठेकेदार चुनाव में आके आपको कहते हैं हमें वोट दे दो, 5 साल चुनाव के बाद आपकी बस्तियों में आते हैं क्या? ईमानदार से अपना हाथ उठा के बताओ, आते हैं क्या चुनाव के बाद? चुनाव के बाद आते हैं क्या? जब आपको अपने बच्चे के लिए फीस की जरूरत होती है, कपड़े की जरूरत होती है, इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती है, बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत होती है, जब आपको घर बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तमाम जरूरतें होती है, कोई आता है कि नेता आपके घर? बताओ मेरी माँ बहनों, बताओ मेरे भाइयों, आता है क्या? क्यों नहीं आता? वो सुना है ना आपने कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जब मतलब निकल जाता है, जब आप वोट उनको दे देते हो, फिर हम आपके हैं। कौन? हम आपके हैं। हाँ, फिर यही बात आती है जब उन बड़े बड़े लोगों के दरवाजे आप जाते हो, तो वो दरवाजे से आपको लौटा देते हैं कि जाइए अपने घर, आप कौन? हम आपको नहीं जानते। इसलिए बाबा साहब ने तो वोट आपको इसलिए दी, उनकी सोच ये थी कि जिनको सदियों तक कुर्सी पे बैठने नहीं दिया गया, जिनके फैसले लंबे समय दूसरे लोगों ने किए, जिनको उनके अधिकार नहीं मिले, उन शोषितों, वंचितों को भी इस वोट के द्वारा राजकाज करने का मौका मिलेगा। आप महसूस करके देखो वोट की ताकत। आज वही चंद्रशेखर है जिसको अपमानित करते हुए पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती थी, आज आपके वोट की ताकत से, नगीना के लोगों के आशीर्वाद की वजह से लोकसभा में खड़ा होकर आपके हकों के लिए दहाड़ने का काम करता है। ये वोट की ताकत है मेरे लोगों। जो कल तक आंखों से गुर्राते थे, आज सम्मान से सलूट मारते हैं। ये आपकी वोट की ताकत है। और अभी तो ये ताकत कम है मेरे साथियों। एक मौका उत्तर प्रदेश में आने दो, मेरी बात को आप याद रखना। एक मौका उत्तर प्रदेश में, मुझे सलूट मारे ना मारे, लेकिन हर एक गरीब को सलूट मारने का काम ये करेंगे। मेरी बात का और जो आपको सताए उसका नाम संगठन को लिख के दे देना, उसका विशेष ख्याल रखेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, ये समय समय की बात है। 9 महीने का समय बाकी है। हो सकता है 9 महीने बाद ये नौजवान, ये सैलाब संकल्प लेकर अगर काम कर लेगा,
तो हो सकता है हालात बदल जाएंगे और जिनको आज परमिशन नहीं मिल रही है उनकी परमिशन, उनकी सभा की व्यवस्था डीएम-एसएसपी आके कराया करेंगे। मेरी बात को प्यारे साथियों, बाबा साहब का लक्ष्य था कि हम, जो मैंने पहले कहा कि हमारे दुखों को हमारे सिवा कोई नहीं मिटा सकता। आपके जीवन में जो गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है, जमीन नहीं है, घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तमाम परेशानियां हैं, बाबा साहब कहते हैं कि इनकी अपनी समस्या को आप वोट की ताकत से मिटा सकते हैं। और मान्यवर काशीराम साहब तो और बड़ी बात कहते हैं, वो ये कहते हैं जिनका राजकाज होता है उनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता, उनको मूछे रखने में उनकी हत्याएं नहीं होती, उनकी घोड़ियां नहीं रोकी जाती, उनके साथ जुल्म जाती नहीं होती, उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इसलिए मैं आपको कहना आया हूं, संघर्ष करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तैयार हो या नहीं तैयार हो बताओ? नहीं, आवाज कम आ गई, जोर से बताओ। ये सरकार कितनी हितैषी है आपकी जानना चाहते हो? जानना चाहते हो नहीं जानना चाहते हो बताओ? ये सरकार इतनी हितैषी है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को आ रही है। आप अपने एसडीएम डीएम के पास जाना, थाने में जाना, इंस्पेक्टर साहब कहना कि साहब हम बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं। बाबा साहब जिन्होंने देश को संविधान दिया, बाबा साहब जिन्होंने गूंगों को जबान दी, बाबा साहब जिन्होंने कमजोरों को कुर्सी दी, लड़ने के लिए लोकतंत्र दिया, आगे बढ़ने के लिए संविधान में अधिकार दिए, अवसर दिए, उन बाबा साहब की जिनको आप भी मानते हो, देश के प्रधानमंत्री मानते हैं, होम मिनिस्टर भी कहते हैं, मानता हूं, मुख्यमंत्री भी शीश झुकाते हैं, उन बाबा साहब की जयंती को मनाना चाहते हैं। मैंने आज ही पत्र लिखा क्योंकि मेरे पास 5000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई कि भैया हमारे यहाँ परमिशन नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ परमिशन नहीं दे रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, इससे पिछली 12 से 17 की सरकार में भी यही हाल था। जो आज कह रहे हैं कि भाई हम तो कमजोरों की राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे बना मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, मान्यवर काशीराम साहब की जयंती में जो छुट्टी थी वो छुट्टी कैंसिल कर दी, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फड़वा के कमजोर वर्गों के अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू रुलाए। वो पार्टी भी कह रही है कि हम भी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। प्यारे साथियों, तो परमिशन के लिए जाओगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये सरकार बाबा साहब अम्बेडकर का और आपकी भावनाओं का कितना सम्मान करती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, और बाबा साहब की बात को छोड़ो, अपनी बात को छोड़ो, इनकी पार्टी में 2 दलित समाज के मंत्री हैं कैबिनेट के। एक ने कुछ दिन पहले कहा आगरा में कि साहब मैं 45 मिनट से बैठी हूं, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं हो रहा है। और दूसरे अभी आए थे एक और जगह पर और 45 मिनट तक कन्नौज में बैठे रहे और जिलाधिकारी दफ्तर में एसी की हवा लेते रहे और अपमानित होकर चले गए। तो फिर मजबूरी में फोन करने का दिखावा करते रहे। इस सरकार में दलित मंत्रियों की ये हालात है। जब इनकी सरकार में इनके मंत्रियों की इज्जत नहीं है तो आपकी क्या होगी, आप खुद ही समझ कर देखिए। और आगे बढ़ाता हूं, अभी आप तक नई बात पहुंची होगी। इनके एक मंत्री तो रोने लगे, बोले साहब हमारी बहन बेटियों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, सच है हो रहा, मैं भी मानता हूं, लेकिन आप कुर्सी पे बैठ के क्या कर रहे हैं, निकम्मापन क्यों दिखा रहे हैं? इस्तीफा दीजिए, लात मारिए सरकार को। अगर आपके मंत्री होते 4 साल से आप मंत्री हैं और अगर मंत्री रहते बहन बेटियों के पे अन्याय अत्याचार हो रहा है तो आप क्यों बैठे हैं कुर्सी पे? आपको कुर्सी को लात मारनी चाहिए। इनकी तो आपकी जगह हम होते तो लात ही नहीं मारते, उस कुर्सी पे पेट्रोल डाल के उस कुर्सी को जला देते जिस कुर्सी से अपने लोगों की मदद नहीं करते। रो रहे हैं कि साहब अन्याय हो रहा है। अन्याय करने वाले कौन है?
अन्याय करने वाले कौन है? दलित समाज के मंत्रियों के तो ये हालात है, पिछड़े समाज के मंत्री तो रो रहे हैं। लेकिन यहां लखीमपुर खीरी में भी एक पिछड़े वर्ग के विधायक हैं। लखीमपुर खीरी में भी इतना बड़ा समाज, पूरे प्रदेश में 40 से ज्यादा विधायक, 10 के करीब सांसद, और थप्पड़ लगा बहुत जोर की। आपने देखा था नहीं देखा था? उनकी गलती नहीं है। मैं दलित पिछड़ों को समझाता हूं, मुसलमानों की बात तो पीछे भी कर दो। मैं दलित पिछड़ों को समझाता हूं कि वोट आपका लेंगे और थप्पड़ भी आपको लगाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। और आज तक शायद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री के सजातीय लोगों का मामला है। तो फिर तो थप्पड़ दलित पिछड़ों को खाना ही पड़ेगा। वोट आपकी लेते हैं, वोट आपकी लेते हैं दलित पिछड़ों की, सरकार अपनी बनाते हैं और उस सरकार में आपके मंत्रियों को और आपके विधायकों को थप्पड़ मार मार के गाल सुझा देने का काम करते। ये है ये सरकार, जिस सरकार को आप कमजोर वर्गों की सरकार इनके कहे पे मानने लग जाते हैं। प्यारे साथियों, इसलिए कह रहा हूं, मुझसे कई लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर भाई आप डरते नहीं हो, ये आपकी हत्या कर देंगे, ये आपको साजिश करके झूठा मुकदमा लगा के जेल में डाल देंगे। कई लोग कहते हैं आप रात को आपको फोन करते हो, आप जागे हुए मिलते हो, सोते क्यों नहीं हो? मैं आज आपको एक सच बता देना चाहता हूं। सुनना चाहते हो? जोर से बताओ, सुनना चाहते हो? हाँ सुनो फिर। मैं जब सोता हूं तो 4 से 5 महापुरुष मेरे सपने में आते हैं। जैसे ही मैं सोता हूं, कभी कोई से कभी कोई से, एक गए, आंख लगी दूसरे आ गए। कभी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले आते हैं, कभी साहू जी महाराज आते हैं, फिर बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं, फिर मान्यवर काशीराम आते हैं, फिर मामूनर रामसु वर्मा आते हैं। और बार बार मुझसे कहते हैं कि जब यहां कमजोर वर्गों के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी बहन बेटियों पर जुल्म जातीय अत्याचार हो रहे हैं, उनका नौजवान तबका बेरोजगारी के मार सह रहा है, थाने कचहरियों में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो तुझे कैसे नींद आ जाती है? तू बेहोश हो रहा है। तो फिर मैं एकदम से जाग के खड़ा हो जाता हूं, फिर मैं उठकर बैठ जाता हूं। मेरे परिवार के लोग पूछते हैं क्या हो गया है, क्यों ऐसे अचानक उठे हो? तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि अभी महापुरुषों का काम अधूरा है, उनके सपने अधूरे हैं। अभी सोने का नहीं, जागने का समय मेरे लोगों। मैं आपको भी कह रहा हूं। वो बार बार मुझे झुलाते हैं, मेरे कपड़े खींचते हैं, मुझसे पूछते हैं कि क्यों नहीं कमजोरों को इनका अधिकार दिला पा रहे। मैं हमने लोकतंत्र दे दिया, हमने संविधान दे दिया, हमने अधिकार दे दिए, संगठन बनाना सिखा दिया, लोगों को भाईचारा बनाना सिखा दिया, गरीबों की जोड़ के ताकत बनानी सिखा दी। फिर ऐसी क्या बात है कि आप लोग इस राजकाज को बना के इन गरीबों को इनके अधिकार नहीं दिला पा रहे? तो फिर मैं सोचता हूं कि बात तो उनकी सही। मैं आपको भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई कमी बाकी है अब हमारे संघर्ष में? आप बताओ, कोई ऐसी कमी जिसके बाद जिसको पूरा करना बाकी हो, जिसके बाद आप कमर कस लो और जिस तरह 8 घंटे पेट पालने के लिए संघर्ष करते हो, तो 1 घंटा अगर आप दिन का निकाल के भाईचारा बनाने के लिए लोगों को जगाने का काम करते हो, मैं गारंटी से कहता हूं कि 2027 में ही बदलाव हो जाएगा और नीले पटके वाला आजाद समाज पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता 5 कालिदास मार्ग में बैठेगा। मेरी बात को आप याद रखें। और जिस दिन 5 कालिदास मार्ग में किसी किसान, कमजोर, दलित, पिछड़े, जाति के आधार पे नहीं, विचार के आधार पे, जाति वालों का तो मैंने आपको बता दिया कि डीएम नहीं आता, एसडीएम नहीं आता, एडीएम नहीं आता, एसएसपी नहीं आता, और थप्पड़ खाने पड़ते हैं और मंचों पे रोना पड़ता है।
जो बाबा साहब फूले साहू पेरियार काशीराम साहब के विचार को मानने वाला हो, जब ऐसा आदमी, ऐसा आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बेटी जब 5 कालिदास मार्ग में बैठेगी या बैठेगा, तो मेरी बात को याद रखना, आपको किसी दफ्तर के बाहर जाके लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। मेरे लोगों को याद रखना, जिस काम के लिए आज दफ्तरों के बाहर लाइन लगाते हो, वो काम करने के लिए अधिकारी आपके मोहल्ले में आके टेबल कुर्सी लगा के आपका काम किया करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना, ये चंद्रशेखर आजाद का वचन है आपको, ये वचन है चंद्रशेखर आजाद का आपको, जिन अधिकारियों के दफ्तरों में आज इस सरकार में आप पूरे दिन कागज लेके बैठे रहते हो और कोई सुनने वाला नहीं होता, और अधिकारी बड़ा आदमी आता है, सीधा अंदर जाता, मिलके चला जाता है, और जब अधिकारी कमरे से बाहर निकलता है तो घूरते हुए कि पता नहीं कहां से आते हैं गरीब लोग। आज जिनको इस तरह का जुल्म सहना पड़ रहा है, जब कागज लेके यहां खड़े और वहां से रो के कह रहे हैं कि हमें बचा लो, मैं उन सब गरीबों को कहना चाहता हूं, अगर आपने काम किया, नौजवानों याद करो, मैंने बताया ना, शहीद आजम सरदार भगत सिंह 24 साल के भी नहीं थे, करतार सिंह सरापा 19 साल के थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया और मेरी बात पे पहरा देके आपने काम किया, भाईचारा बनाया, एक एक वोट को तैयार किया, संगठित करके आजाद समाज पार्टी का बटन दबाया, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी गरीब को किसी अधिकारी के दफ्तर के बाहर बैठकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब वो गरीब, हालांकि समस्याओं का हल तो योजनाओं से हो ही जाएगा, लेकिन कहीं कोई घटना होगी तो उस जिले के अधिकारी चैन से नहीं सोएंगे, वो भी उसी हालात में रहेंगे जिस हालात में गरीब परिवार हमारे रहते हैं। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, यहां गुलदार की बड़ी समस्या है या नहीं है बताओ? मेरे यहां पर भी उधर नगीना में है, आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले मैंने इस मामले को उठाया, और मैं आपको बताना चाहता हूं सरकार किस तरह हमसे भेदभाव करती है। गौर से सुनो, इन बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों को गुलदार कुछ नहीं कहता, नहीं कहता ना। आपने सुना भेड़िए ने, गुलदार ने किसी गाड़ी वाले को पकड़ लिया? नहीं पकड़ता ना। क्यों नहीं पकड़ता? कि बड़े बड़ी गाड़ियों वाले अपनी गाड़ी से निकलते हैं, साइकिल से, पैदल से, मोटरसाइकिल पे कौन निकलता है? आपके मेरे परिवार का व्यक्ति, किसान मजदूर निकलता है ना, उनके बच्चे बचिया। तो जब ये निकलते हैं तो गुलदार इनको उठा ले जाता है, इनको मार देता है। आपको जानकर अचरज होगा, महाराष्ट्र में अगर कहीं गुलदार हमला कर दे, कोई वन्यजीवी हमला कर दे और किसी की जान चली जाए, तो 20 लाख रुपए का मुआवजा मिलता। कितने लाख का? 20 लाख का। और उत्तर प्रदेश में कितने लाख का मिलता है? 5 लाख का। कितने लाख का? वहां भी डबल इंजन की सरकार, यहां भी डबल इंजन की सरकार। और 2023 में केंद्र की सरकार ने 5 लाख की राशि बढ़ा के 10 लाख कर दी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार ने, ढोंगी सरकार ने 5 लाख रुपए से एक पैसा नहीं बढ़ाया, जबकि दूसरी जगह पे 20-20 लाख रुपए मिल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको पता है गुलदार किसी अमीर को, किसी नेता को, किसी पैसे वाले को नहीं ले जाता, उसके बच्चों को नहीं मारता, गरीबों को, किसानों, मजदूरों के बच्चों को मारता, तो मारने दो। इनकी जान की कीमत सरकार की नजर में 5 लाख रुपए। प्यारे साथियों, ये भेदभाव इस सरकार में हमारे और आपके साथ हो रहा। अभी मैंने 3 दिन पहले जिनको राशन डीलर कहते हैं उन भाइयों की आवाज उठाई। महाराष्ट्र में 3.25 रुपए करीब उनको जो है लाभांश कमीशन मिलता है। उत्तर प्रदेश में 90 पैसे मिलता है। जब 90 पैसे मिलता है, कई जगह पे देखा गया कि मजबूरी में वो कुछ राशन में से कटौती करते हैं जो राशन मिल रहा। मैंने मांग उठाई कि उनको 90 पैसे की जगह 3 रुपए लाभांश कमीशन मिले, जिससे वो जो अनाज ऊपर से आ रहा, पूरा का पूरा अनाज गरीबों के घरों तक पहुंच सके, उनके बच्चों के पेट तक पहुंच सके। प्यारे साथियों, किसानों की बिजली का बिल माफ हो, 2022 में सरकार ने वादा किया था बिजली का बिल माफ करेंगे, उनका कर्ज माफ करेंगे। अभी 5-6 दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में जोर शोर से आवाज उठाई
कि आप कह रहे थे बिजली का बिल माफ करेंगे, आप कह रहे थे हम उनका जो है आमदनी दोगुनी कर देंगे, आप कह रहे थे कर्ज माफ करेंगे। ना तो बिजली का बिल माफ हुआ, ना कर्ज माफ हुआ, ना इनकी आमदनी दुगनी हुई। और तो और मैंने वो वीडियो जरूर देखी है जब लखीमपुर खीरी में किसान लाइन लगा के जाते हैं और सुबह से 4 बजे से लग जाते हैं यूरिया और डीएपी के लिए, और पुलिस उनको लाठी बजा बजा के भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उनके हाथ पैर तोड़ने का काम करती है। वो वीडियो जरूर मैंने अपनी आंखों से देखी। ये सरकार है जो कहती है हम किसानों के हितैषी। प्यारे साथियों, अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आया हूं और छात्र राजनीति की इंपोर्टेंस को समझता हूं, हमने पार्लियामेंट में ये लेटर लिख के दिया था मिनिस्टर को कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के अलावा विद्यालयों में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। नेता का बेटा नेता बन रहा है, एमएलए का बेटा एमएलए बन रहा है, एमपी का बेटा एमपी बन रहा है, चेयरमैन का बेटा चेयरमैन बन रहा है, गरीब का बेटा झंडा उठा रहा है। हमने कहा कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। जो गरीब प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्रों की वो विद्यालय से सीख के आएंगी, और जब सीख के आएंगी तो एमपी एमएलए बन के चेयरमैन बन के अपने लोगों को अपने क्षेत्र के हालात को बदलने का काम करेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी पार्टी पढ़े लिखे नौजवानों को, चाहे वो गरीब परिवारों के क्यों ना हो, उन तमाम नौजवानों को मौका देगी जिनके अंदर लड़ने की क्षमता है। लोकसभा और विधानसभा में भी वो जाए और अपने क्षेत्र की समस्या का हल विधानसभा लोकसभा में जाकर करने का काम करे। नौजवानों को पर्याप्त हिस्सेदारी आजाद समाज पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में, पंचायत चुनाव में देगी। मेरी बात को आप याद रखें। ये ऐसा राम राज्य का सरकार चल रहा है कि यहां निर्दोष जेलों में हैं और जिनको बलात्कार के आरोप में सजा हो गई है वो मंदिरों में जाकर उनकी पूजा हो रही है। अगर आपको भरोसा नहीं तो कुछ दिन पहले का अखबार देख लो। एक दिन को जो संत कहते थे उनको बलात्कार के आरोप में सजा हुई और वो अयोध्या में जाके उनका जो है उनकी पूजा हो रही है। मुझे देख के बड़ी घृणा आती है कि बेटियों की रक्षा करने वाले की, पकड़ने की बात करने वाली सरकार बेटियों के बलात्कारियों को सम्मान देने का काम करेगी। बहुत बड़ी मुसीबत है। ऐसा हमने कहीं और भी देखा था। शेरवाज भाई को याद होगा, हमने गुजरात में भी साहबानों को उसमें देखा जिन्होंने साहबानों के साथ जुल्म जातीय अत्याचार किया, उसकी अस्मत को लूटने का काम किया। उनके गले में मालाएं पहनाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इनके लोगों ने किया। ये है इनका चरित्र। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे लोगों, आज नहीं तो कल, चाहे लुट पिट के, चाहे रोज होके, तब मेरी बात को मान लेना, या फिर आने वाले 7, 8, 9 महीने के लिए मेरी बात को मान के संघर्ष कर लो। एक रास्ता चुन लो। आपकी किस्मत, आपका जीवन, आपका भविष्य आपके हाथों में, किसी और के हाथों में नहीं। राजकाज बना लोगे तो राजकाज बनते ही जितना बैकलॉग बकाया है, सारे बैकलॉग को पहली कैबिनेट में पूरा करने के लिए जो है प्रस्ताव लाके पक्की नौकरियां नौजवानों को देने का काम करेंगे। मेरी बात को, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे हों या किसी और भर्ती के, जिनके साथ अन्याय हो उनके साथ ऐतिहासिक न्याय करने का काम करेंगे। तहसील स्तर पर आईएएस, पीसीएस और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेंटर स्थापित करेंगे निःशुल्क, जहां गरीबों के बच्चों को अच्छी कोचिंग मिल जाए। प्यारे साथियों, नगर पालिका स्तर पर हाईटेक लाइब्रेरी बनाकर स्थानीय बच्चों को बहुत कम पैसे में परीक्षा की तैयारी करने का अवसर देंगे। आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माताएं, सहायिकाएं, तमाम बहनों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। और जब तक राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता 25,000 रुपए का वेतन उनको दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, संविदा व्यवस्था समाप्त करेंगे और कर्मचारियों को नियमित करेंगे और जितने भी डिपार्टमेंट में संविदा पे और
आउटसोर्सिंग पे लोग लगे उनको पक्के करने का काम करेंगे और कम से कम 25,000 रुपए का वेतन देने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय और सेवा सुरक्षा दिलाने का काम करेंगे। सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा पुनः बहाल की जाएगी। खेलकूद से जुड़ी योजनाओं में को नगर पंचायत में ब्लॉक स्तर पर लागू करेंगे। मैनुअल सफाई समाप्त कर नगर पंचायत और ब्लॉक स्तर पे और ग्रामीण स्तर पे मशीन आधारित व्यवस्था लागू करेंगे। साथ ही सुरक्षा उपकरण, नियमित वेतन, दुर्घटना बीमा और कैशलेस इलाज की सुविधा भी देंगे। संविदा लाइनमैन, कई मैंने मामले देख लिए कि लगातार लाइनमैनों की जान जा रही है। उन लाइनमैनों को पक्की नौकरी दी जाएगी और दुर्घटना होने पे बीमा और कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। रेहड़ी और पटरी वालों को, छोटे व्यापारियों को वेंडिंग जोन बनाकर सुरक्षित बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे। वन टाइम टैक्स प्रणाली में संशोधन कर पुराने वाहनों को राहत दी जाएगी। नर्सरी व्यवसाय को आसान ऋण और मुफ्त बिजली और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। स्मार्ट मीटर की समस्या का समाधान किया जाएगा और कम से कम 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। कितनी यूनिट? जोर से बताओ। पहले आता था 300-400 का बिल, अब कितना आता है? कितना आता है? अब आता है 3-4-5 हजार रुपए का। जैसे उत्तर प्रदेश में बिजली सोने के तारों में आ रही हो, पुराना बिजली का बिल माफ किया जाएगा और बिजली का रेट हाफ किया जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। और 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। प्यारे साथियों, एक बार फिर बोल रहा हूं, इस बार संघर्ष कर लो। इस बार संघर्ष कर लो तो अगले साल जब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आएगी, आपके मसीहा की जयंती आएगी, तो बहुत सम्मान से परमिशन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत सम्मान से मनाने का मौका मिलेगा अगर आपने अब आने वाले 9 महीने संघर्ष कर लिया। लिख के रख लो, अगले 5 साल में जो मैंने बात कही है, पॉइंट टू पॉइंट चेक कर लेना, एक एक बात पूरी करेंगे। और ये जो समस्या है अभी आपके यहाँ जंगली जानवरों की, इसको पूर्णतया खत्म कराने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं, ओबीसी को उप कोटे के बिना महिला आरक्षण लागू करना कोई ऐतिहासिक प्रगति नहीं है, बिल्कुल सामाजिक न्याय की अवधारणा पे गंभीर अन्याय है। प्यारे साथियों, हालात कैसी है? हालात ऐसी है कि चंद्रशेखर सरोज को दिन में पीटा और रात को उसके घर में आग लगा दी और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। फतेहपुर सीकरी में हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह पर उर्स के दौरान गंदगी फैली हुई है और कोई पूछने वाला नहीं है। शाहजहांपुर जिले में पुआया थाने में हमारे पाल समाज के बुजुर्ग को छातीवादियों द्वारा अमानवीय व्यवहार करके मुर्गा बना के अपमानित किया गया। और पीलीभीत में मूसेपुर पंचायत में जयसिंह जो वृद्ध गौरक्षण केंद्र में 2 दिन तक पशुओं के साथ तड़पा कर मार दिया गया। कोई कहने वाला नहीं है। जो सरकार कहती है गौरक्षकों की सरकार है, यही पीलीभीत में कई गौवंश मर गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं मेरे लोगों, आप अखबार उठा के देखना, आपको पूरे प्रदेश में 100 ऐसी घटनाएं मिलेगी। यहां मार दिया, यहां जला दिया, यहां सता दिया, यहां रेप हो गया, हत्या होगी। इस सरकार में कोई गरीब, दलित, पिछड़ा, मुसलमान आराम से नहीं जी पा रहा। मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहता हूं, आपने सबको आजमा के देखा है, सबको ताकत दी है। कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं इनकाउंटर हो रहा है। और बीजेपी के एक विधायक ही कह रहे थे, मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था, देवेंद्र सिंह जी, वो कह रहे थे 90% इनकाउंटर झूठे करवा रही है सरकार और अधिकारी अपने नेताओं को खुश करने के लिए करवा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गुंडागर्दी की सरकार का इलाज ये नीले झंडे वाले ही करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें।
आज मस्जिदों पे, मदरसों पे, खानकाहों पे जिस तरह का हमला हो रहा है, धार्मिक आजादी को जिस तरह कुचला जा रहा है, ये सब आपके और मेरे सामने है। कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई आवाज उठाता है। आपके नेता आजम खान देखो जेल में सड़ रहे हैं। आपके और नेताओं का क्या हाल किया है। ये अपने नेताओं की रक्षा नहीं कर सकते, आपकी मेरी रक्षा क्या करेंगे। इसलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूं, डर कर वोट मत करो, अपनी हिस्सेदारी के साथ वोट करो, स्वाभिमान सम्मान के साथ वोट करो। आजाद समाज पार्टी का दामन थानो और सम्मान, स्वाभिमान सम्मान के साथ अपनी वोट के अधिकार के साथ आगे बढ़ो। अगर आप डर कर वोट करोगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। फिर मत कहना कि आओ चंद्रशेखर भाई हमें बचा लो, बचा लो, बचा लो। क्यों? क्योंकि और तो कोई आपकी बात को सुनने वाला नहीं। आप चेक करके देखो, मैं आपसे कह रहा हूं, अल्पसंख्यक आयोग ने पिछले 11 साल में एक भी रिपोर्ट पेश की है, एक भी रिपोर्ट। और इतना नेता किसी ने सवाल नहीं किया कि फिर ये आयोग कर क्या रहा है। अगर ये एक भी रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा, फिर ये नेता कर क्या रहे, फिर ये आयोग कर क्या रहा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने तो पॉलिसी बनाई है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे कि जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों को भी छोड़ के अमीर भी अपने बच्चों को उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे जिन स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। ऐसी हेल्थ पॉलिसी लागू करेंगे कि इलाज की और पैसे की कमी के कारण किसी को अपना घर, जमीन किसी के आगे गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। ऐसी कानून व्यवस्था लागू करेंगे कि गरीब किसान मजदूर को कोई जुल्म जाति का शिकार नहीं बना पाएगा। और मैं बहुजन मीडिया के भी अपने भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। ये बेचारे कहीं हरियाणा से चल के आते हैं, कहीं उत्तर प्रदेश के उस कोने से चल के आते हैं, कहीं मध्य प्रदेश से चल के आते हैं, कई दिन पहले आके यहां इसकी प्रक्रिया को दिखाने का काम करते हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तो ऐसे हैं जो आके मुझे पैसे भी देके जाते। एक छोटी बच्ची जो बाराबंकी में नहीं मिल पाई थी, उसके पिताजी, क्या नाम है, मैं नाम नहीं जानता, क्या नाम है उनका, सियाराम, वो पीछे खड़े हैं। वो बड़े गुस्सा हुए कि मैंने 1 महीने तक, कहते हैं कहां से आते हैं लोग, कोई कहता है पैसों पे बुलाए जाते हैं, कोई कहता है फलानी पार्टी के हैं, लेकिन सियाराम भाई जैसे लोग जो 1 महीना रिक्शा चला के प्रचार करते हैं और बिल भी नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों का नेता आज चंद्रशेखर आजाद। इसलिए बड़ा गर्व होता है। वो बच्ची आई गुल्लक लेके, कहां है उसकी गुल्लक, ये देना मुझे। ये गुल्लक लेके वो आई है, पूरी भरी हुई है, देखो आवाज आई नहीं आई। ये गरीब के मेहनत का पैसा है और ये पैसा ऐसा इनकलाब लाएगा उत्तर प्रदेश में कि गरीबों के आंखों के आंसू फिर दोबारा उनकी आंखों में नहीं आएंगे। नीरज भाई, ये एक मां है जो ये पैसे लेके आई। नोट की मोटाई इतनी बढ़ गई है कि वजन तोलोगे तो कई नोट के बराबर होगा। ये पसीना है गरीबों का, मजदूरों का पसीना। ये पैसा ऐसे नहीं आया। ये वो 50 का नोट है जो आजकल मार्केट में कम दिखता है। देखो रीज बाबू, देखो विशाल, निरंजन, देखो जो नहीं दिखता, ये मेरी मां ने उठा के रखा है। मेरे पास शब्द नहीं है। एक मेरा छोटा भाई देना, अंशुल है इसका नाम, वो पेंटिंग रखी है। ये कल इसने बनाई अपने खून से पेंटिंग। अभी मुझे आया देने के लिए कि भैया मैंने रात अपने ब्लड से ये पेंटिंग बनाई है। ये अंशुल है मेरा छोटा भाई। ये एक और गुल्लक जो है, हालांकि मेरे सिद्धांत ये है कि जो कमाते नहीं मैं उनसे पैसे लेता नहीं। जो लोग कमाते नहीं मैं उनसे पैसे नहीं लेता, क्योंकि मैं जो कमाते हैं उनसे ही हिस्सा लेता हूं।
इसलिए लेता हूं क्योंकि वो मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जो नौजवान उनकी लड़ाई लड़ रहा है, ना धूप देख रहा है, ना छांव, ना आंधी, ना तूफान, ना दिन ना रात, ऐसे लोगों को कार्यक्रम कराने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए मैं इन सब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ये कहना चाहता हूं, इनको बुला दो, बुला दो, बुला दो, बुला दो, लिया आवाज, लोगों के बीच में जा, उनको जगा। और दूसरा, मेरे ऐसे परिवार के लोग मेरी हिम्मत बढ़ाने का काम करते, इस वजह से चंद्रशेखर आजाद को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरी बात को आप याद रखें। मैं आज कह रहा हूं अपनी मां बहनों को, एक बार अवसर आने दीजिए, किसी गुंडे ने इतनी हिम्मत नहीं होगी मेरी मां बहनों की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरी बात को आप याद रखें। और हवा में नहीं कह रहा हूं, 1 साल बाद रजिस्टर चेक करा लेना। अगर किसी थाने में किसी बहन बेटी के साथ अन्याय की एप्लीकेशन आ गई और एप्लीकेशन जिसके खिलाफ आई, अगर वो रात को अपने पैरों पे अपने घर में सो गया, तो मैं मानूंगा कि चंद्रशेखर आजाद ने आपसे झूठ बोला, धोखा दिया। तो मेरी बात को आप याद, सारे काम हो सकते हैं अगर इस खाकी को खुली छूट दी जाए, गुंडागर्दी को खत्म करने की, गुंडों को सबक सिखाने की। मैं गारंटी से कहता हूं, मुझे अपनी खाकी पे इतना गर्व है। मैं लोकसभा में आवाज उठाता हूं कि इनकी 8 घंटे की ड्यूटी करो, इनके परिवार सप्ताह में इनकी 1 दिन छुट्टी करो, बॉर्डर स्कीम खत्म करके इनको बराबर के जिलों में लाओ कि ये छुट्टी वाले दिन अपने परिवार के बीच में रह सके, अपने बेटे को, बेटी को, मां को, सास को, बहन को, भाई को अपने परिवार में समय बिता सके। मैं बार बार मांग करता हूं और आज कह रहा हूं, अवसर बनने दीजिए। सबसे पहला काम उत्तर प्रदेश में यही करेंगे कि पुलिस के लिए व्यवस्था लागू करेंगे और पीआरडी के जवानों को, होमगार्ड भाइयों बहनों को भी उचित सम्मान दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, प्यारे साथियों, माओ को कह रहा हूं, मेरी माए बहनें सुन लें, घर पे रोजगार दिलाने का काम करेंगे। किसी के खेत में घास काटने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। घर पे रोजगार दिलाने का काम करेंगे और सम्मान का रोजगार। जब 4 पैसे जेब में आएंगे तो देख लेना, अपने आप अंग्रेजी भी आ जाएगी। इस बात को मेरे ध्यान रखना, हिंदी भी चली जाएगी, अंग्रेजी भी आ जाएगी। और जो नए स्कूल बनाएंगे उनमें पढ़ाई अंग्रेजी में कराएंगे। अंग्रेजी मीडियम का मुकाबला सरकारी स्कूलों से कराएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। जहां 20,000 रुपए, 15,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं महीने के, वहां 50 रुपए में पूरे महीने की फीस पे पढ़ाई करवाने का काम करेंगे और वो पढ़ाई के पैसे भी सरकार देगी। मेरी बात को अभी आप देखो, अपने यहां पर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल होंगे। हर साल स्कूल अपना सिलेबस बदल देता है और माँ बाप को कहता है नई किताबें ले आओ। ये जो अंधेरगर्दी चल रही है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा, ये जो अंधेरी नगरी का पाठ चल रहा है, लूट खसोट चल रही है, इस लूट खसोट को भी तोड़ने का काम करेंगे। सरकारी दफ्तरों में काम के लिए किसी से 1 पैसे की रिश्वत नहीं ली जाएगी। अगर रिश्वत कोई ले लेगा तो उसके पद को रिक्त करके उस पर भी भर्ती निकाल के दूसरे नौजवान को रोजगार देने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मैं आपसे भी कुछ चाहता हूं। आप बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, करोगे नहीं करोगे मदद? यहां से जाने के बाद चैन से तो नहीं बैठोगे? घर घर जाके, गली गली जाके काम करोगे नहीं करोगे? माँ को, बहनों को जोड़ने का काम, जगाने का काम करोगे नहीं करोगे? वोट का इस्तेमाल करना जान गए हो नहीं जान गए हो? अपनी ताकत बनाओगे या नहीं बनाओगे? किसी की बातों में तो नहीं आओगे? अगर बातों में आओगे तो फिर 5 साल जुर्म जाते हैं, अत्याचार सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर कहना चंद्रशेखर भाई आ जाओ, किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया, चंद्रशेखर भाई आ जाओ, लाठियों से पीट दिया, चंद्रशेखर भाई आ जाओ, घर जला दिए। और मैं आज कह रहा हूं, ताकत बना लो, आप घर घर में चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, देखो, जो लोग नौजवानों को नजरअंदाज करते हैं, एक दिन आएगा उत्तर प्रदेश में कि नौजवानों की ऐसी ताकत बनेगी जैसी नेपाल में नौजवानों की ताकत बनी है, जैन जी के लोगों ने बनाई है। मेरी बात का आप याद। लेकिन हम संवैधानिक दायरे से सारे काम करें। कैसे?
संवैधानिक दायरे में संविधान के अंदर रहकर करोगे नहीं करोगे मदद? घर घर जाके मेरी बात को पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? दोनों पैरों पे खड़े हो जाओ अपने अपने सब लोग। लाइए लाइए मान्य आपका नाम क्या? सुंदरलाल जी, इनका नाम भी सुंदर नहीं है, ये भी बहुत सुंदर है दिल के। ये केतली भी लाए हैं और इस केतली में लिफाफा भी लाए हैं पार्टी को सहयोग करने के लिए। मैं सुंदरलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं सुंदरलाल जी को कहना चाहता हूं, ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। इस लड़ाई में काशीराम साहब कहते थे जो सहारा देगा वो सहारा मिलेगा। अगर आप पूंजीपतियों से मदद लोगे तो आज की सरकार की तरह पूंजीपतियों के लिए काम करोगे, और अगर गरीबों से मदद लोगे, गरीबों को मालिक बनाओगे, अगर पूंजीपतियों को मालिक बनाओगे तो उनके हिसाब से काम करोगे, और अपना मालिक गरीब जनता को बनाओगे तो उनके हिसाब से काम करोगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे मालिक तो आप हैं लोकतंत्र में, मदद करोगे नहीं करोगे बताओ? ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे आवाज दो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहर। एक घोषणा और बाकी है, घोषणा नहीं है, ये होगा। आजाद समाज पार्टी ताकत में आएगी, अति पिछड़े समाज को 27% से